हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग HCP स्ट्रक्चर का स्टडी करने जा रहे हैं। तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। पहला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है। हेक्सागोनल प्राइमिटिव यूनिट सेल कंप्रोमाइजेज ऑफ 3 लेयर्स। मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। HCP स्ट्रक्चर का एक डायग्राम इधर खींचा जाएगा, डायग्राम बनाया जाएगा। उस डायग्राम से हम लोग क्या देखेंगे कि एक यूनिट सेल में 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, वो डायग्राम से पता चलेगा। एंड इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो थोड़ा वेट करें, डायग्राम से हम लोग समझेंगे इस सेंटेंस को। हाँ, नेक्स्ट लाइन को पढ़े। एग्जाम्पल्स दिया गया है। HCP स्ट्रक्चर इज शोन बाई। HCP स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से, तो बेरिलियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, हीलियम एक्सेट्रा। तो ये HCP स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग HCP स्ट्रक्चर के डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं, गौर से देखिएगा। डायग्राम को साथ साथ नहीं बनाना है, वीडियो को देखें यहाँ पर। और HCP स्ट्रक्चर का एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं, ये मॉडल आपके पास नहीं होगा। अब ये जो मॉडल है, इसी का डायग्राम हमें ऑन पेपर बनाना है। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाने आना चाहिए। तो डायग्राम को समझिएगा कि डायग्राम मैं HCP स्ट्रक्चर का कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। मेरा स्टेप्स देखिएगा, मैं डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से डॉटेड परपेंडिकुलर चलिए, और बिल्कुल इसके पैरेलल में दूसरा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके पैरेलल में दूसरा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। हम लोग का पहला स्टेप हुआ। अब चलते हैं, इसी लाइन के पैरेलल में दूसरा लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूं, उस लाइन को गौर से देखिएगा। इसके पैरेलल में दूसरा लाइन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये परपेंडिकुलर स्टेप्स देख लीजिए, मैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं। और ये जो गैप है, इतना ही गैप यहां रखिए, इतना ही गैप यहां रखिए, और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये गैप और ये गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक टॉप लेयर बना है जो कि रेगुलर हेक्सागोनल है। हाँ, कहिएगा कि सर ये तो लेंथ ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा और ये लेंथ छोटा है। हाँ, बिल्कुल सही, देखने में तो ये छोटा और ये बड़ा, लेकिन ध्यान में देकर चलना है। जो टॉप लेयर मैंने बनाया है एक हेक्सागोन है, और कैसा हेक्सागोन उसे एज्यूम कर कर चलना है, रेगुलर हेक्सागोन। अब यहाँ कॉर्नर पर एक पार्टिकल, यहाँ ये दूसरे कॉर्नर पर पार्टिकल, ये तीसरे कॉर्नर पर पार्टिकल। हेक्सागोन के कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल दिखाते चलिए, हेक्सागोन के कॉर्नर पर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। बिल्कुल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में होना चाहिए, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में, ठीक है ना। चलिए, वहां से फिर ये मिला दीजिए और ये मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होना चाहिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या दिखे, पैरेलल दिखे। वैसे ये लाइन और ये लाइन क्या दिखे, पैरेलल दिखे। चलिए, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल में आइए, इसके पैरेलल में चलना है हम लोग को। ये मिलाइए और ये मिला दीजिए। तो ध्यान देना है,
दो लेयर बनाया गया है, ये टॉप लेयर, ये बॉटम लेयर, ये भी रेगुलर हेक्सागोन, ये भी क्या है हम लोग का रेगुलर हेक्सागोन। तो एचसीपी स्ट्रक्चर में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर, तो 6 कॉर्नर ऊपर में, 6 कॉर्नर नीचे में। अभी और आइए, ठीक है ना। एक पार्टिकल ये रेगुलर हेक्सागोन के बिल्कुल ठीक सेंटर पर भी होता है, टॉप लेयर का सेंटर, और दूसरा पार्टिकल ये बॉटम जो लेयर है इसके बिल्कुल ठीक सेंटर पर। तो यहां से बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आइए और इसके ठीक बिल्कुल सेंटर पर, दूसरा पॉइंट। उसके बाद और भी ध्यान से देखिएगा, बीच में, बिल्कुल बीच में यहां पर भी 3 स्फेयर्स, 3 बॉल मिलते हैं। तो बिल्कुल बीच में यहां पर 3 बॉल मिलेंगे, वो मैं दिखा रहा हूं। ये ध्यान देना है यहां फिगर पर, ये टॉप बॉल का सेंटर, इसका नाम मैं रख रहा हूं P, बॉटम वाला जो हम लोग का लेयर है उसका नाम मैं बोल रहा हूं R। तो टॉप लेयर का सेंटर, इसका नाम P, बॉटम लेयर का सेंटर उसका नाम R। तो P के सेंटर और R के सेंटर को मिलाएंगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो लाइन है PR वो इन 3 हाँ ध्यान दीजिएगा, ये लाइन PR इन 3 बॉल के ठीक सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ये हम लोग का एचसीपी स्ट्रक्चर का एक यूनिट सेल दिखाया गया है, एक यूनिट सेल दिखाया गया है। अब हम लोग चलते हैं यूनिट सेल पैरामीटर पर, अल्फा, बीटा, गामा, A, B और C। तो यूनिट सेल के पैरामीटर पर आ जाए तो ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक का ये हेक्सागोन का जो एज लेंथ है या साइड का लेंथ है, इसे हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये साइड लेंथ A के बराबर, वैसे ही ये साइड लेंथ A के बराबर या B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन उसी तरीके से टॉप लेयर में चले तो ये जो रेगुलर हेक्सागोन है उसके साइड लेंथ को A से या B से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉप लेयर पूछा जाए, ये टॉप लेयर और ये बॉटम लेयर, तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस यूनिट सेल का हाइट पूछा जाए तो भाई ये C जो हाइट है वो कितने के बराबर, C के बराबर। तो हम लोग का यहाँ पर A इक्वल टू B वो 2R के बराबर आएगा। कैसे, वो हम लोग आगे चलकर प्रूफ करेंगे। अभी तो यूनिट सेल का पैरामीटर को समझिए। A और B तो बराबर है लेकिन वो C के बराबर नहीं होंगे, आगे चलकर हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग को सब यूनिट सेल का पैरामीटर समझना है। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चले हम लोग, ये एंगल याद कीजिए, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था तो इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एंगल, इसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा ये कितने के बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर। और ये जो एंगल है, ये एंगल इसे हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन का जो एंगल है उसे गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बताइए गामा कितने के बराबर, तो 120 डिग्री के बराबर। तो एचसीपी स्ट्रक्चर का ये फिगर देखिए, इसमें यूनिट सेल पैरामीटर, तो हेक्सागोन का साइड का जो लेंथ है उसे A या B कह रहे हैं, वो दोनों बराबर कितने के बराबर, 2R के बराबर। यूनिट सेल का जो ये हाइट हुआ, ये हाइट उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C इज द हाइट ऑफ यूनिट सेल। हाँ, C कितने के बराबर वो हम लोग बाद में निकालेंगे। अल्फा बीटा देखिए, अल्फा और बीटा दोनों बराबर कितने के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। और हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का ये जो एंगल है गामा, वो कितने के बराबर, 120 डिग्री के बराबर। अब एक एक कर आइए, टॉप लेयर और बॉटम लेयर की बात करें तो ध्यान देखिए, इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में ये बॉल है, वैसे ही इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में एक बॉल है। मतलब टॉप लेयर के डायरेक्टली नीचे में ये बॉटम लेयर मिलेगा। तो टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो टॉप लेयर का नाम A लेयर,
तो बॉटम लेयर का भी नाम क्या होगा हम लोग का? ए लेयर। बॉटम लेयर का भी नाम ए लेयर। अब आगे ध्यान दीजिए, ये मिडिल वाला जो लेयर है, अभी मैंने क्या बताया था, पी का सेंटर और आर के सेंटर को मिला दें तो इन तीनों बॉल के ठीक बीच से क्या करेगा? वो पास करेगा। तो ये जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर टॉप लेयर या बॉटम लेयर के ठीक ऊपर में या नीचे में नहीं है। पी के डायरेक्टली नीचे में ये कोई बॉल नहीं है, पी के सेंटर से ये लाइन पास कहां से कर रहा है? तो तीनों बॉल के ठीक बीच से पास कर जा रहा है। तो ये एक डिफरेंट लेयर है जिसे हम लोग कौन सा लेयर कह रहे हैं? बी लेयर कह रहे हैं, बी लेयर। अब फिगर को कंप्लीट देखिए। एचसीपी यूनिट सेल में ये जो यूनिट सेल है इसमें 3 लेयर हैं। कौन कौन से? टॉप लेयर जिसका नाम ए लेयर, मिडिल लेयर जिसका नाम क्या है? बी लेयर, और ये बॉटम लेयर जिसका नाम क्या है? ये लेयर। तो ये फिगर आप लोगों को अच्छे से बनाने आना चाहिए। फिगर को पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं, पेंसिल से बनाइएगा कि कहीं कोई मिस्टेक हो तो रबर से मिटाकर उसमें करेक्शन किया जा सके, कॉपी गंदा नहीं करना है। तो ये फिगर आप लोग उतारिए, अच्छे से उतारिएगा। इस फिगर में और भी कई बातें आएंगे। सारा कमाल, सारा डेरिवेशन सब इसी फिगर से आने वाला है। तो ये फिगर बिल्कुल दिमाग में इमेजिनेशन क्या होना चाहिए? छपना चाहिए। चलिए आप लोग पहले उतारिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट और भी आगे चलकर आएगा, तो जैसे जैसे आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी फिगर में ही कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये फिगर अभी मैं मिटाने नहीं जा रहा हूँ, ये फिगर बहुत देर तक अभी बोर्ड पर रहने वाला है। अब यहाँ से इस फिगर को देखकर बताइए भाई, ये था टॉप लेयर, ये था बॉटम लेयर। टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना? सी। तो ये यूनिट सेल का हाइट भी हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है टॉप लेयर, ये है मिडिल लेयर और ये है बॉटम लेयर। मिडिल लेयर ठीक बीचों बीच में है। तो अगर टॉप लेयर और मिडिल लेयर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछा जाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉप लेयर और मिडिल लेयर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस कितने के बराबर? तो आएगा c/2 के बराबर। तो ये टॉप लेयर और मिडिल लेयर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना? c/2 के बराबर। अब यहाँ भी हम लोग को क्या क्या निकालना है? तो हम लोग यहाँ पर भी रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, इन्हीं सब बातों को निकालेंगे। चलिए तो आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा चीज़ों को आसान बनाया जाए, थोड़ा मॉडल से देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, ये मॉडल से देखिए तो, लेकिन फाइनल इमेजिनेशन यहाँ से होना चाहिए। यही कॉपी में जो आपका फिगर बना हुआ है यही यूज में आएगा। और मैंने पहले ही बोला है पेंसिल से बनाना है, कहीं कोई एरर हुआ तुरंत उसको मिटाकर करेक्शन कर सकते हैं। पेन से बनाइएगा, कॉपी गंदा भी हो सकता है। चलिए आते हैं हम लोग मॉडल पर। ये पार्टिकल का लोकेशन है, ध्यान दीजिए लोकेशन पर। ये टॉप लेयर देख लीजिए, यहाँ से फिगर से टॉप ऐसे मैं दिखा देता हूँ, एक हेक्सागोनल लेयर है। फिर ये बॉटम लेयर, ये भी एक रेगुलर हेक्सागोनल लेयर है। और एक मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में 3 बॉल दिख रहे हैं। ये लोकेशन है। अभी और भी ध्यान दीजिए, टॉप लेयर के सेंटर पर एक बॉल यहाँ पर, टॉप लेयर के सेंटर पर एक बॉल बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, जो कि इस मॉडल में दिखाया नहीं गया है, इमेजिन करना हम लोगों को। तो 6 बॉल तो कॉर्नर पर हैं, 1 बॉल हेक्सागोन के सेंटर पर। अब ऐसे ही आगे आते हैं, ये हम लोग का बॉटम लेयर, हाँ मॉडल से जरा फिर से समझिए। ये हम लोग का टॉप लेयर, हेक्सागोन के कॉर्नर पर 6 पार्टिकल और एक बिल्कुल सेंटर पर भी मिलेगा, हेक्सागोन के सेंटर पर, ठीक है ना। ये हेक्सागोन के सेंटर पर एक पार्टिकल यहाँ पर मिलेगा। वैसे ही हम लोग बॉटम लेयर में चलें तो बॉटम लेयर, तो 6 पार्टिकल हेक्सागोन के कॉर्नर पर और एक पार्टिकल बिल्कुल ठीक बीचों बीच सेंटर में।
और ये बीच में एक लेयर है जिसमें 3 बॉल है। अब यहाँ से फिगर से ध्यान से देखिए, इस मॉडल से यहाँ सेंटर पर टॉप लेयर का सेंटर इमेजिन करना है और बॉटम लेयर का सेंटर। तो यहाँ मैं ऐसे फिगर को रख रहा हूँ या ऐसे रख दे रहा हूँ फिगर को। आप लोग देखिए, ये इधर वाला जो लेयर है, यहाँ पर सेंटर पर जो स्फेयर होगा और पीछे में सेंटर पर जो स्फेयर होगा, उन दोनों स्फेयर के सेंटर को मिलाएंगे। वो लाइन तीनों बॉल के ठीक बीचों बीच से क्या करेगा, पास करेगा। चलिए, अगर हेक्सागोन में यूनिट सेल में, एचसीपी यूनिट सेल में पूछा जाए कितने लैटिस पॉइंट, तो देखकर आंसर बताइए, यहां से नहीं यहां से, कितने लैटिस पॉइंट। एक यूनिट सेल है तो देखिए 6 लैटिस पॉइंट कॉर्नर का और एक फेस का सेंटर का, तो 7 लैटिस पॉइंट। बॉटम पर आइए, 6 लैटिस पॉइंट कॉर्नर वाले और एक हम लोग का हेक्सागोन के फेस के सेंटर पर, तो 14 लैटिस पॉइंट। और बीच में 3, तो 14 + 3 टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो गए, 7 लैटिस पॉइंट हो गए। तो एक यूनिट सेल में 17 लैटिस पॉइंट है। अब ऐसे कीजिए, 6 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर, 6 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर, तो हेक्सागोन के कॉर्नर पर 12 लैटिस पॉइंट, 2 लैटिस पॉइंट फेस के सेंटर पर, ये P और ये R, तो 14, और 3 लैटिस पॉइंट कहां पर, बीच पर। ये जो 3 लैटिस पॉइंट हैं, 3 स्फेयर, इनका नाम भी कर दे रहे हैं। ये स्फेयर इसके सेंटर को बोल रहे हैं M, ये स्फेयर इसके सेंटर को बोल रहे हैं N, और ये स्फेयर इसके सेंटर को बोल रहे हैं Q। तो M, N और Q आप लोग भी अपने कॉपिंग में ये सब नाम कर दीजिएगा। M का सेंटर, N का सेंटर और Q का सेंटर। याद कीजिए, ये तीनों स्फेयर हैं, M, N और Q। M के सेंटर, N का सेंटर और Q के सेंटर को मिला दें तो क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो M, N और Q एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसी के ठीक बीचों बीच से इक्विलैटरल ट्रायंगल MNQ के सेंटर से कौन सा लाइन पास कर रहा है, तो PR। और ये लाइन PR MN और Q जो ट्रायंगल है उस पर परपेंडिकुलर होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग इमेजिन करेंगे। MN और Q के सेंटर को मिला दिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से ठीक बीचों बीच से कौन सा लाइन पास कर रहा है, PR। और ये लाइन PR MN और Q उस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए अब इन सब चीजों को मॉडल से समझा जाए। तो ये तो पार्टिकल का लोकेशन था, लोकेशन तो समझ में आ गया भाई। ये टॉप लेयर 6 कॉर्नर एक फेस का सेंटर, बॉटम लेयर 6 कॉर्नर एक फेस का सेंटर, और ये बीच में 3। अब यहां से भी देखिए, ये टॉप लेयर बॉटम लेयर क्या है, आइडेंटिकल है, लेकिन मिडिल लेयर आइडेंटिकल नहीं है। तो ये ए लेयर, मिडिल लेयर का नाम हो जाएगा बी लेयर और बॉटम लेयर का नाम क्या हो जाएगा, ए लेयर। ये टॉप लेयर और बॉटम लेयर के सेंटर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस उसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये टॉप लेयर और मिडिल लेयर, ये टॉप लेयर ये मिडिल लेयर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस वो कितने के बराबर, c/2 के बराबर। लेकिन ये लोकेशन है, पार्टिकल्स कैसे टच में होंगे कैसे टच में नहीं होंगे, उन सब चीजों पर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बॉटम लेयर है, ये देखिए हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन के कॉर्नर पर ये 6 बॉल, ऐसे देख लीजिए, पूरा भी तोड़ा हुआ है स्ट्रक्चर। 6 बॉल हेक्सागोन के कॉर्नर पर और एक फेस के सेंटर पर। यहां भी देख लीजिए, 6 बॉल हेक्सागोन के कॉर्नर पर और एक फेस के सेंटर पर। तो अब आइए बीच वाले लेयर में, ध्यान दीजिए, ये बॉटम लेयर है। अब ये जो फेस के सेंटर है इस पर ये 3 बॉल ऐसे रखा गया। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 बॉल का जो वाइड है, बिल्कुल वीडियो में ध्यान से देखिए, ये वाइड स्पेस जो है यहाँ से इसके ठीक बीच से देखिए तो ये लेयर रेड बॉल दिखाई देगा। तो इसके वाइड से देखिए और देखकर बताइए, क्या ये येलो बॉल और रेड बॉल डायरेक्टली आगे पीछे हैं, ये वाइड में कर रखे हुए हैं। देखिए मैं बॉल को हटाता हूं, अब देखकर बताइए, ये बॉल और ये बॉल कैसे रखे गए हैं, वाइड में कर रखे गए हैं। तो अगर इस बॉल का, इस लेयर का नाम ए लेयर, तो इसका नाम क्या रहेगा, बी लेयर।
चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, और ये हम लोग का है टॉप लेयर। ये HCP स्ट्रक्चर एक यूनिट सेल आपको दिखाया जा रहा है मॉडल में। ये मॉडल पर गौर कीजिएगा, एक यूनिट सेल दिखाया गया है। अब इसको देखकर बताइए, ये देखिए इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में ये बॉल है, इस बॉल के डायरेक्टली नीचे में ये बॉल है, तो ये टॉप लेयर बॉटम लेयर क्या हुए, आइडेंटिकल हुए, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसे कैसे टच में है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एज लेंथ है, हेक्सागोन का जो एज लेंथ है, तो एलोंग द एज वाले स्फीयर ये टच में है, ठीक है ना। ये भी एलोंग द एज वाले क्या है, आपस में टच में है, ये भी एलोंग द एज वाले आपस में क्या है, टच में है। तो याद रखिएगा, ये सब फिगर हम लोग बनाएंगे, तोड़कर फिगर बनाएंगे। एलोंग द एज वाले स्फीयर्स आपस में क्या है, टच में हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें इसको और तोड़ कर दिखा रहा हूँ। ये मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के डायरेक्टली ऊपर में एक बॉल है P, और मिडिल लेयर के डायरेक्टली में एक बॉल है नीचे में, कौन सा, R, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। ये मिडिल लेयर, डायरेक्टली ऊपर में P, और इसके डायरेक्टली नीचे में कौन सा, R। यहाँ से ज्योमेट्री को देखिए, ये मिडिल लेयर था MN और Q, यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिए, इमेजिन होगा, ये मिडिल लेयर MN और Q, ये टॉप लेयर का फेस का सेंटर P, और ये बॉटम लेयर का फेस का सेंटर कौन सा, R। यहाँ पर मैं बोर्ड के सामने रख रहा हूँ, ये MN और Q है, ये है P, ये है R। यहाँ से देखिए MN और Q, ये जो मिडिल लेयर हैं, इसके सेंटर को मिला देंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और P का सेंटर, R का सेंटर, उनको मिलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच सेंटर से पास करेगा, और PR उस MN और Q पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इमेजिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे का डेरिवेशन आएगा। तो यहां से देखिए MN और Q, ये बीच वाला लेयर, उसके सेंटर को मिलाएंगे, क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब ये P का सेंटर और ये R का सेंटर, दोनों को मिला देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ठीक बीच से पास करेगा, और वो लाइन PR MN और Q पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब चीजों पर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहां पर 3 लेयर हम लोग को दिखाई दे रहा है। टॉप लेयर की बात करें, टॉप लेयर में जरा आ जाए, ये फेस का सेंटर वाला, इसको देखकर बताइए, ये फेस का सेंटर अपने लेयर में, देखिए इधर, ये फेस का सेंटर अपने लेयर में कितने के साथ टच में है, तो 6 के साथ। ये जो फेस का सेंटर है 6 कॉर्नर वाले के साथ क्या है, टच में है। तो HCP स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 6 के साथ टच में होता है। जैसे यहाँ पर एक ही यूनिट सेल दिखाया गया है, अब इसी यूनिट सेल को बार बार हम लोग रिपीट कर दें, 2 यूनिट सेल, 10 यूनिट सेल, 1000 यूनिट सेल ऐसे दिखा दे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी फेस स्फीयर अपने लेयर में, कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 6 के साथ टच में होता है। जैसे यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इस लेयर की बात करें, टॉप लेयर की बात करें, तो जो फेस का सेंटर वाला है वो 6 के साथ क्या है, टच में है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये फेस का सेंटर अपने लेयर में तो 6 के साथ टच में, अपने से नीचे में ये 3 बॉल के साथ टच में है। मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, देखिएगा, ये फेस का सेंटर, ये है P और ये है R। तो जरा ध्यान से देखकर बताइए, ये P नीचे में 3 बॉल MN और Q के साथ क्या है, टच में है। तो होता क्या है, HCP स्ट्रक्चर में, HCP स्ट्रक्चर, फिर से हम लोग आ जाते हैं इस मॉडल पर। यहां से ध्यान दीजिए, HCP स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में कितने के साथ टच में, 6 के साथ टच में। तो जैसे यहां पर देखिए, ठीक है ना, ये बॉल अपने लेयर में 6 के साथ टच में, अपने से नीचे वाले लेयर में कितने के साथ टच में, 3 के साथ टच में। तो आगे बताइए भाई, यही पैटर्न तो रिपीट होगा, ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, फिर उसके ऊपर में कौन सा, बी लेयर। तो इसका मतलब ये बॉल अपने से नीचे में 3 के साथ टच में, अपने से ऊपर में भी 3 के साथ टच में। तो HCP स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 6 के साथ टच में, अपने से नीचे वाले लेयर में, नीचे वाले लेयर में 3 के साथ टच में, और अपने से ऊपर वाले लेयर में भी 3 के साथ टच में। तो टोटल कितने के साथ टच में हो गए, 12।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर, 12 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और अब यहाँ पर कुछ लिख दिया जाए। भाई लेयर हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, HCP शॉर्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर लेयर कैसे है, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, कैसा पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। चलिए अब हम लोग एक एक कर कराएंगे। इस फिगर को हम लोग नहीं मिटा रहे हैं, इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। हम लोग रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन सब निकालने जा रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मॉडल से समझाया गया है, याद रखिए। HCP स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 3 के साथ टच में होता है, अपने से ऊपर में 3 के साथ, सॉरी, HCP स्ट्रक्चर में कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 6 के साथ टच में होता है, अपने से नीचे वाला लेयर में 3 के साथ, अपने से ऊपर वाले लेयर में 3 के साथ, तो टोटल 12 के साथ टच में। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने के बराबर, तो 12 के बराबर। उसके बाद यहां से ध्यान में रखिए, ये जो ट्रायंगल है MN और Q, कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो सेंटर है P और सेंटर R, P और R को मिला देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ठीक बीच से पास होगा, और ये लाइन PR MN और Q पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए अब हम लोग एक एक कर आते हैं रैंक पर। रैंक Z, ध्यान दीजिए इसी फिगर से, ये जो 3 बॉल है ये पूरा का पूरा तो यूनिट सेल के अंदर में ही है, तो ये 3 बॉल किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, तो ये 3 बॉल तो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है। अब रह गए कॉर्नर वाले और फेस के सेंटर वाले, ठीक है ना। तो ये 3 बॉल तो यहीं से देखकर समझ में आ रहा है कि ये 3 बॉल कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर में है, तो ये किसी के साथ शेयरिंग में नहीं। अब रह गए कॉर्नर वाले और फेस के सेंटर वाले, तो समझिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक हेक्सागोनल फेस दिखाया गया है। बिल्कुल इमेजिन कीजिए, ये जो सरफेस है इसके बाहर में, बोर्ड के बाहर में एक यूनिट सेल और बोर्ड के पीछे में यूनिट सेल, मतलब यहाँ से 2 यूनिट सेल निकलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये हेक्सागोनल सरफेस। तो देखकर बताइए, इस हेक्सागोनल सरफेस के इधर पीछे में एक यूनिट सेल है, और इस हेक्सागोनल सरफेस के आगे में भी क्या निकलेगा, एक यूनिट सेल निकलेगा। तो हमें सारा इमेजिनेशन ऑन पेपर करना है। तो ये हेक्सागोनल सरफेस है, इस हेक्सागोनल सरफेस के पीछे में एक यूनिट सेल, वैसे ही इस हेक्सागोनल सरफेस के आगे में एक यूनिट सेल निकलेगा। अब आप लोग यहाँ आइए, ये हेक्सागोनल सरफेस है, इसके पीछे में एक यूनिट सेल, वैसे ही इसके आगे में एक यूनिट सेल निकलेगा। चलिए अब इसी स्ट्रक्चर को, इसी अरेंजमेंट को बार बार हम लोग को क्या करना है, रिपीट करना है। इसी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट कर देना है। अब ध्यान दें, ठीक है ना। दूसरा सरफेस, तो इस सरफेस के पीछे में एक यूनिट सेल और इस सरफेस के आगे में एक यूनिट सेल। तो बताइए, 2 हेक्सागोनल सरफेस, 4 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के पीछे में और 2 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के आगे में, 4 यूनिट सेल हैं। चलिए थर्ड आते हैं। अब 3 हेक्सागोनल सरफेस दिखाए गए हैं, 3 हेक्सागोनल सरफेस, 6 यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के पीछे में, 3 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के आगे में। मैं फिर से यहां मॉडल को दिखा रहा हूं, ये देखिए, एक हेक्सागोनल सरफेस है, इसके पीछे में एक यूनिट सेल और इसके आगे में एक यूनिट सेल, टोटल 2 यूनिट सेल यहां से निकले हैं। पार्टिकल का लोकेशन कहां पर, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। एक कॉर्नर दिखा रहे हैं, ये कॉर्नर दिखाया गया और ये फेस का सेंटर दिखाया गया। पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। अब देखकर बताइए, जैसे मैं बोलूं यहां फेस के सेंटर पर जो है, यहां पर फेस के सेंटर पर कितने के साथ शेयरिंग में, तो यहां जो फेस के सेंटर पर होगा 2 के साथ शेयरिंग में, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो ऐसे यहां पर भी देखकर बताइए,
भाई ये जो फेस का सेंटर है दो के साथ शेयरिंग में, एक इसके आगे में और एक इसके पीछे में, तो ये शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, 2 यूनिट सेल्स के साथ क्या है, शेयरिंग में है। और ये देखकर बताइए भाई इसके पीछे में 3 यूनिट सेल, ये जो कॉर्नर वाला है इसके पीछे में 3 यूनिट सेल, इसके आगे में 3 यूनिट सेल, तो शेयर्ड बाय कितना, 6 यूनिट सेल्स। तो ये शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स, शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। तो ध्यान दीजिएगा ये जो फिगर बनाया गया है इस फिगर में 6 यूनिट सेल हैं, 3 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के पीछे में है, 3 यूनिट सेल बोर्ड के प्लेन के आगे में है। मैं इसको लिख दे रहा हूं, देयर आर 6 यूनिट सेल्स, 3 यूनिट सेल्स आर below the plane of paper and 3 unit cells are above the plane of paper, above the plane of paper। तो 3 यूनिट सेल हम लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी का पेपर का प्लेन हो जाएगा, तो 3 यूनिट सेल पेपर के प्लेन के नीचे और 3 यूनिट सेल पेपर के प्लेन के ऊपर। आप लोग इसको पहले इतना उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना है ये मिडिल लेयर वाला 3 बॉल कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर में है, कॉर्नर वाला 6 के साथ शेयरिंग में और फेस का सेंटर वाला 2 के साथ शेयरिंग में। तो फेस का सेंटर वाला तो यहां से भी इमेजिन कर लीजिएगा, देखिए ये बॉल 2 के साथ शेयरिंग में, कैसे, 1 यूनिट सेल तो बना हुआ है, 1 यूनिट सेल इसके ऊपर में भी तो आएगा। वैसे ही आर के बात करें फेस का सेंटर, ये भी 2 के साथ शेयरिंग में, कैसे, तो 1 यूनिट सेल तो बना हुआ है, अब आर के नीचे भी तो 1 यूनिट सेल रहेगा। तो HCP स्ट्रक्चर में फेस का सेंटर वाला 2 के साथ शेयरिंग में, कॉर्नर वाला 6 के साथ शेयरिंग में और बीच वाला लेयर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। चलिए ये आप लोग इतना उतारिए पहले। हम लोग रैंक को कैलकुलेट करते हैं। कॉर्नर वाले कितने हैं, तो 12 पार्टिकल, 6 कॉर्नर ऊपर और 6 कॉर्नर नीचे, 12 पार्टिकल। तो कॉर्नर पर 12 पार्टिकल हैं। कॉर्नर कितने के साथ शेयरिंग में, 6 के साथ शेयरिंग में, तो अपने में कितना रहेगा, 1/6। चलिए ये हो गए कॉर्नर वाले। फेस के सेंटर पर 2, एक है P दूसरा है R, तो फेस का सेंटर वाला 2 के साथ शेयरिंग में, अपने में कितना रहेगा, तो हाफ, तो हाफ इंटू 2, ये फेस का सेंटर हुआ। और ये बीच वाला 3 कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, तो ये हम लोग का Z बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो अब याद रखना है HCP स्ट्रक्चर में रैंक कितने के बराबर, 6 के बराबर। रैंक का मतलब क्या था, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो HCP स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने एटम्स होते हैं, तो 6 एटम्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पर आइए। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग समझ चुके हैं। HCP स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12। कैसे, तो पढ़िए सेंटेंस को। इन HCP स्ट्रक्चर एनी स्फीयर इन ए गिवन लेयर टचेज 6 स्फीयर्स इन दैट लेयर, 3 स्फीयर्स above that layer and 3 spheres below that layer. Hence coordination number of each sphere is 12। तो इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए मॉडल, ये बॉल अपने लेयर में, ये बॉल अपने लेयर में कितने के साथ टच में, 6 के साथ। अपने से नीचे वाला लेयर में 6 के साथ, सॉरी 3 के साथ। तो ये बॉल अपने लेयर में 6 के साथ टच में, अपने से नीचे वाला लेयर में 3 के साथ टच में और अपने से ऊपर वाले लेयर में 3 के साथ टच में। तो टोटल कितने के साथ, 12 के साथ। अब ये पॉइंट बिल्कुल कंठस्थ रखना है। अब यहाँ पर FCC और HCP में कुछ बातें मैच करेगा।
एफसीसी में भी आपको एक सेंटेंस लिखवाया गया था, समझाया नहीं गया था। धीरे धीरे हम लोग उस सेंटेंस को भी समझेंगे। एफसीसी में भी बिल्कुल यही बात लिखवाई गई थी। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एचसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। लेयर में भी यही बताया गया था। एफसीसी में भी क्या बताया गया था, कोई भी स्फीयर अपने लेयर में 6 के साथ टच में, अपने से ऊपर में 3 के साथ और अपने से नीचे में 3 के साथ, टोटल कितने के साथ, 12 के साथ टच में। वही चीज यहां भी लिखवाया गया है। लेकिन भले ही लिखने में दोनों चीजें सेम है, लेकिन लेयर में कुछ डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम लोग आगे चलकर समझेंगे। अभी तो ये सब पॉइंट हम लोग एचसीपी का समझ चुके हैं। मॉडल से एचसीपी का लेयर हम लोगों ने देखा, समझा कि हाँ कोई भी बॉल अपने लेयर में, ये बॉल अपने लेयर में 6 के साथ टच में दिखाई दे रहा है, अपने से नीचे में 3 के साथ, वैसे ही अपने से ऊपर में 3 के साथ। तो एचसीपी का तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो तो मॉडल से हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एफसीसी का कब समझेंगे, तो थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, एफसीसी का भी आएगा। चलिए, तो हम लोग का रैंक हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पर। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें यूनिट सेल का हाइट पता होना चाहिए और यूनिट सेल का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग रुक कर निकालेंगे। पहले हम लोग यूनिट सेल का हाइट निकालेंगे, उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे।